नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में एतम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर, उन खबरों के पीछे की खबर को लेकर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं उन खबरों की जो हम आज आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। आतंक को पनाह देने से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में फिर से उसी इलाज की जरूरत तो महसूस नहीं हो रही जैसा बालाकोट में किया गया था। इसकी चेतावनी गृह मंत्री अमित शाह ने आज दे दी। यानी आतंक पर सबसे बड़ी चोट की तैयारी है और जल्द एक और बालाकोट किया जा सकता है, ये सवाल भी उठने लगे हैं। बहरहाल अगली खबर होगी पाकिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। जी हां, अब तक कंगाली के कगार पर बात हो रही थी, लेकिन अब आलम यह है कि पाकिस्तान को कोई फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान दुनिया के 10 सबसे बड़े कर्जदार देशों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। इसके बाद बात होगी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की, जिनकी घर लौटने की चाहत अधूरी रह गई और जमानत नहीं मिली। अभी कम से कम 6 दिन और आर्यन को आम कैदियों की तरह आर्थर रोड जेल में ही काटना होगा। लेकिन अदालत में क्या कुछ हुआ, क्यों जमानत पर फैसला लंबा खिंचा, बताएंगे आपको। इसके साथ बात होगी पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां पाकिस्तान पर राह पर चलते नजर आ रहा है ये मुल्क। अल्पसंख्यकों के लिए ढाका में भी कराची जैसी स्थिति बनने लग गई। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही थी, लेकिन माता के पंडाल में कट्टरपंथियों ने राक्षसों की तरह बवाल कर दिया, जिसके ऊपर बड़े और गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम खबरों को आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर पुंछ में मुठभेड़ चल रही है। यह इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है आपको। बता दें आपको कि पुंछ वही इलाका जहां पर जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए थे 3 दिन पहले, वहीं पर मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनकाउंटर जारी है। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल हो गए, एक जेसीओ और एक जवान घायल हुआ है। पुंछ हमले में शामिल आतंकियों से मुठभेड़ हो रहा था। बता दें ये वही जगह है जहां पर 3 दिन पहले मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए थे और आज फिर 2 जवानों के यहां पर घायल होने की खबर आ रही है, जिनकी स्थिति फिलहाल बेहतर नहीं बताई जा रही। हालांकि इलाज के लिए उनको ले जाया गया है और इलाके को इस वक्त घेर लिया गया और मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। यह इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। तो पाकिस्तान लगातार सीमा पार से नापाक हिमाकतें कर रहा है और आतंकियों को घाटी में उकसा रहा है और घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी मामले को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज पाकिस्तान को सीधी और साफ साफ चेतावनी दे दी है। पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़छाड़ करना इतना सरल नहीं। अमित शाह की पाकिस्तान को खुली चेतावनी। सीमा पार से आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। दुश्मनों पर भारत करेगा प्रचंड प्रहार। क्या पाकिस्तान का इलाज सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक है? क्या कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाला पाकिस्तान एयर स्ट्राइक से ही मानेगा? 370 हटने के बाद से बौखलाया पाकिस्तान कश्मीर में आतंक की नापाक साजिशें कर रहा है। हिंदुस्तान की फौज कश्मीर से लगातार आतंकवादियों का सफाया कर रही है, लेकिन अब बहुत हो चुका है। अगर पाकिस्तान ने सीमा पार से आतंकवादी भेजने बंद नहीं किए तो आतंकवादियों के ठिकानों पर एक बार फिर प्रचंड प्रहार होगा। गोवा से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी। सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाते हुए गृह मंत्री ने कहा कि देश की सीमाओं पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरव के साथ कहता हूं कि उस वक्त भी मैं गृह मंत्री था, आज भी मैं उनकी कैबिनेट में गृह मंत्री हूं। और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़छाड़ करना इतना सरल नहीं। साफ है कि देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि नया भारत है, यहां हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। क्या पाकिस्तान 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक भूल गया? 28 सितंबर 2016 को हमने उरी का बदला लिया था। पीओके में घुसकर हमारे जाबाजों ने आतंकवादियों के कैंपों को तबाह कर दिया था। इस सर्जिकल स्ट्राइक में 45 आतंकवादी मारे गए थे। पाकिस्तान अगर भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होगी। 2016 में दुनिया ने यह जान लिया था कि नए भारत का सूर्योदय हो चुका है, जो ना झुकेगा और ना ही रुकेगा। आतंकवाद पर हिंद प्रचंड प्रहार करेगा। पाकिस्तान को बालाकोट एयर स्ट्राइक भी नहीं भूलनी चाहिए।
जब हमने 12 दिन के अंदर पुलवामा का बदला लिया, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक दहशतगर्दों का संपूर्ण सफाया नहीं हो जाता, जिसका इशारा आज केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने संबोधन में किया। यह पहली बार नहीं है जब गृह मंत्री अमित शाह ने देश के दुश्मनों को ऐसे तेवर दिखाए हो। पीओके को लेकर सदन में अमित शाह के ऐलान ने पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी थी। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। एक तरफ जहां भारत अब पीओके को लेकर बड़ी तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकियों के खात्मे का फाइनल ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इमरान खान जब सत्ता में आए तो उन्होंने एक नया पाकिस्तान बनाने की बात की थी, लेकिन अब हालात ये हो चुके हैं, नया पाकिस्तान तो नहीं बना, नया कंगाल पाकिस्तान बन चुका है। और ये कंगाल पाकिस्तान ऐसा है जिसे दुनिया का कोई देश अब कर्ज नहीं देना चाहता है। खत्म हो गई पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। इमरान ने पाकिस्तान को बना दिया कंगाल। 10 बड़े कर्जदार देशों में शामिल हुआ पाक। आतंकियों को जन्नत का ख्वाब दिखाने वाले और दुनिया में गधे और आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान की बर्बादी तय हो चुकी है। भारत की बर्बादी के सपने देखने वाला पाकिस्तान अब दुनिया के 10 सबसे ज्यादा कर्जदार देशों में से एक बन गया है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान उन 10 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने सबसे ज्यादा उधार लिया हुआ है। कोविड काल के बाद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आई है, जो पाकिस्तान पर दोहरी मार की तरह नजर आती है। रिपोर्ट के माने तो पाकिस्तान को अब विदेशों से कर्ज मिलने में मुश्किल हो सकती है। डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान के सभी कर्ज सस्पेंड किए जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर DDSI क्या है? तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या होता है डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव। इस पहल के तहत जो भी विकासशील देश खस्ता हालत में होते हैं, कुछ समय के लिए उन्हें मिलने वाला कर्ज सस्पेंड कर दिया जाता है। इसे डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव कहा जाता है। इन देशों की लिस्ट में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, इथोपिया, घाना, कीनिया, नाइजीरिया, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, अंगोला, जाम्बिया जैसे देश शामिल हैं। दुनिया भर के देशों के कर्ज का 59% हिस्सा इन 10 देशों ने ही लिया हुआ है। ज्यादातर संस्थाओं ने इन देशों को अब कर्ज देने से इनकार कर दिया है, इसलिए अब भारी तादाद में किसी भी ब्याज पर बिना गारंटी वाला कर्ज लेते हैं, जिसका ताजा उदाहरण पाकिस्तान है, जो चीन से लगातार सीपेक प्रोजेक्ट के नाम पर ऊंचे ब्याज दरों पर कर्ज लेता रहा है और चीन का तथाकथित गुलाम बन चुका है। तंगहाली के दौर से गुजर रहे और दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान ने करीब 4 महीने पहले चीन से कर्ज माफी की गुहार लगाई थी, लेकिन चीन ने यह करने से साफ इनकार कर दिया। इमरान खान सरकार चाहती थी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत लिया गया $300 करोड़ का कर्ज चीन माफ कर दे। पाकिस्तान चाहता था कि चीन कर्ज को माफ करे और सीपेक प्रोजेक्ट की रीस्ट्रक्चरिंग भी कर दे, लेकिन पाकिस्तान चीन की चालबाजी में बुरी तरह फंसकर बर्बाद होने की कगार पर आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं आर्यन खान की, जिनको जमानत मिलने की आज उम्मीद थी। आर्यन के वकीलों ने काफी कोशिश की, लेकिन आज बहस तो पूरी हुई। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में 20 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा। बढ़ती जा रही है आर्यन की मुश्किलें। आज भी नहीं मिली आर्यन को राहत। आम कैदियों के साथ रहेगा आर्यन खान। किंग खान के बेटे को गिरफ्तार हुए 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। आर्यन की जमानत अर्जी को लेकर तारीख पर तारीख मिल रही है।
कोर्ट ने आज एक और नई तारीख दे दी और वो नई तारीख 20 अक्टूबर है। एनसीबी और आर्यन के वकीलों की दलील को सुनने के बाद सेशन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। आर्यन और अरबाज से जो रिकवरी है, एलिज रिकवरी जो बोल रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट रिकवरी है, उसका और बाकी लोगों का कोई भी संबंध नहीं है। बस यही पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए कि अगर तुम्हारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो उसको बेल देनी चाहिए। यानी आर्यन खान की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। आर्यन की जमानत अर्जी पर दोपहर 1:30 बजे सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती ही जमानत का विरोध करते हुए एनसीबी के वकीलों ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा, आर्यन आज से नहीं बल्कि कई सालों से ड्रग्स ले रहा था। आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, ये कहना गलत है, क्योंकि जो ड्रग्स अरबाज के पास से बरामद हुए उसे दोनों ही सेवन करने वाले थे। भारी मात्रा में ड्रग्स मिला है, जाहिर है ये सिर्फ सेवन करने के लिए नहीं था। एनसीबी के पास आर्यन के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं, व्हाट्सएप चैट और फोटोज मौजूद हैं। आर्यन किसी विदेशी के संपर्क में था जिसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। एनसीबी के वकील की दलील के जवाब में आर्यन के वकील अमित देसाई ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा, आर्यन को जमानत मिलनी चाहिए। आर्यन हर जांच में सहयोग करेगा। किसी भी तरह के षड्यंत्र की बात बेईमानी है। आर्यन के पास कुछ भी नहीं मिला है। आर्यन महीनों देश से बाहर थे। आर्यन के खिलाफ कुछ नहीं बनता है। आर्यन की तरफ से जाने माने वकील सतीश मानशिंदे और अमित देसाई केस लड़ रहे हैं, जिनसे किंग खान को खासी उम्मीदें थी, लेकिन सुनवाई पूरी होते ही सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और एक और नई तारीख मिल गई। आर्यन खान 3 अक्टूबर को पहली बार कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट ने 1 दिन की एनसीबी हिरासत में भेज दिया था। 4 अक्टूबर को आर्यन की दूसरी पेशी हुई। कोर्ट ने 3 दिन के लिए एनसीबी हिरासत में भेज दिया। 7 अक्टूबर को तीसरी पेशी हुई। कोर्ट ने एनसीबी की मांग को खारिज करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद दलीलों का दौर शुरू हुआ और अब सब की निगाहें 20 अक्टूबर पर टिकी हैं, जब कोर्ट आर्यन के जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिलने के बाद आर्यन खान को 7 अक्टूबर को ऑर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया था। जेल नियमों के मुताबिक ऑर्थर रोड जेल आते ही आर्यन को क्वारंटाइन कर दिया गया था। तब से आर्यन को अलग सेल में रखा गया है, लेकिन क्वारंटीन की अवधि खत्म हो जाने के बाद आर्यन को अब सामान्य कैदियों के साथ रहना होगा। साफ है कि आर्यन के अगले 6 दिन मुश्किलों से भरे रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जम्मू के पुंछ में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। सेना के जवान आतंकियों से लोहा ले रहे हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बता दें, पुंछ में यहां पर 4 से 5 आतंकियों को घेरा गया है। ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है हमें। यहां पर सेना के 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। और पुंछ वही इलाका है जहां 3 दिन पहले, अभी से 3 दिन पहले, सेना के एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। वहां पर ऑपरेशन लगातार सेना की तरफ से चलाया जा रहा था और लगातार आतंकियों को उनका हिसाब किया जा रहा था। अब बड़ी खबर यह आ रही कि पुंछ में एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुंछ में 4 से 5 आतंकियों के होने की खबर है और पुंछ में ये आतंकी छिपे हुए थे। सेना को खुफिया इनपुट मिले, जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है। मुठभेड़ में सेना के एक जेसीओ समेत 1 जवान घायल हुए हैं, यानी कि कुल 2 जवान घायल हुए हैं और फिलहाल जो है वो एनकाउंटर जारी है। और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर फिलहाल ताजा स्थिति वहां पर क्या है। लेकिन आपको बता दें कि आतंकियों को पूरी तरह से घेर लिया गया है। 4 से 5 आतंकी हो सकते हैं, ऐसी शुरुआती जानकारी मिल रही है। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, शुरुआती जानकारी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा सेना के जवान लगातार उन आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, हालांकि पहले आतंकियों को समझाया जाता है, उनसे हथियार सरेंडर करने को कहा जाता है, उनको खुद को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है और सेना के हवाले करने को कहा जाता है। लेकिन जब आतंकी रिटेलिएशन में फायरिंग शुरू करते हैं, उसके बाद सेना जवाबी कार्रवाई शुरू करती है। और अब पुंछ में आतंकियों से कुछ इसी तरह के मुठभेड़ जारी है। के सिन्हा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, उनके पास चलेंगे। सिन्हा साहब, अचानक इतनी बढ़ोतरी क्यों हो गई घाटी में आतंकी हमलों के पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? मैं तो इसको मानता हूं कि तालिबानी दस्तक है ये, और जिस तरह से ग्रेविटेट हो रहा है और जिस तरह से इनपुट आ रही चीजें हो रही हैं, तो ये बड़ी चीज हो रही है और उसी का एक आगाज है। मैं तो इस तरह देखता हूं और इसको हल्के में, मैं बार बार कहता हूं कि हल्के में नहीं लेनी चाहिए। चाहे वो जो आप देख रहे हैं एलओसी के ऊपर, और ये जो आप अभी हो रहा है वो 10 किलोमीटर इनसाइड है और वो हिल काका का इलाका है। हिल काका वही इलाका है जहां पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी 2003 के ऊपर में,
136 के आसपास आतंकवादी मारे गए थे एक ऑपरेशन में, कॉर्डन सर्च। तो मेरे अनुसार तो इस इलाके में काफी बड़ी संख्या में इन्फिल्ट्रेशन कर, क्योंकि देखिए सिन्हा साहब, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल यह है जी, सिन्हा साहब, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल यह है कि 26 फरवरी 2021 को सीजफायर हुआ पाकिस्तान के साथ, उसके बाद पाकिस्तान की तालिबान में भूमिका बहुत बड़ी रही, तो क्या पाकिस्तान ने सोच समझ के सीजफायर की कोशिश की और उसके बाद तालिबान के साथ हाथ मिलाया? 100%। इसमें शक क्या है? देखिए, जब ये सीजफायर का हो रहा था उस समय सबको पता था कि आने वाले समय में अमेरिका निकलने वाला है और परिस्थितियां बदलेंगी अफगानिस्तान में। और इसके अंदर में एक ही नहीं कि पाकिस्तान के केवल बाजवा साहब ने बोला कि हम पूरी पुरानी बातें बिल्कुल करके करें। जी सिन्हा साहब, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे संवाददाता गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं ताजा जानकारी के साथ। गुरसिमरन, फिलहाल क्या चल रहा है? खबर ये मिल रही है कि बहुत भारी एनकाउंटर जारी है। देखिए, ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। देर शाम जो है गोलाबारी हुई थी आतंकियों के साथ, जिसमें कि भारतीय सेना के 2 जाबाज जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसमें एक जेसीओ रैंक अधिकारी और एक जो है भारतीय सेना का जवान है। 2 ये जवान थे जो इस ऑपरेशन में घायल हुए थे। ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। पूरे इलाके को घेर दिया गया है क्योंकि अंधेरा काफी ज्यादा और घने जंगल है, इसलिए ऑपरेशन जो है उसको रोका गया है। ऑपरेशन में जो टेक्टिकल पोजिशन है उनमें भारतीय सेना के जवान जो है वो तैनात है, और जैसे ही सुबह पहली किरण के साथ ही एक बार फिर ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है क्योंकि देखिए आप 4 दिन का समय बीत चुका है, 5 जवानों की शहादत हुई है, लेकिन अभी तक एक भी आतंकी इस ऑपरेशन में मारा नहीं गया है। तो ये माना जा रहा है कि एक हाईली ट्रेंड आतंकियों का गुट था जो भारतीय सरजमीन पर दाखिल हुआ है और अभी भी ये कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों से बच रहा है। 2 से 3 आतंकी संगठन ऐसे हैं जिन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है। हालांकि अगर सुरक्षा बलों की माने तो ये लश्कर तैयबा का काम हो सकता है। हर एक एंगल की जांच की जा रही है। घने जंगल का इलाका होने की वजह से सुरक्षा बलों के लिए बेहद ज्यादा चुनौतियां हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन जो कि डेरा की गली पुंछ से शुरू हुआ था वो बीच में राजौरी के बंगई गांव तक पहुंचा। अब इसके बाद दोबारा से ये जो है ये बालाकोट में पहुंचा है, बालाकोट के इलाके में, और यहाँ पर ऑपरेशन लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरसिमरन इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, इस खबर पर हम वापस लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने गुरसिमरन को। गुरसिमरन ताजा जानकारी सीधे ग्राउंड जीरो से दे रहे थे। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।